Very good morning to all. This is class 10th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. And today my topic is the romantic imagination and national feeling. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको टॉपिक को देख करके समझ गए होंगे कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, हम इसमें देखेंगे कि रोमांटिक क्या होता है और नेशनल फीलिंग कैसे आई लोगों के अंदर, ये हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दी एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, जिसमें आपने देखा था कि कैसे ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस अलग हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था जिसमें कहा गया था व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस सीखता है तो पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? यूरोप पे। ये किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिक, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग, इसमें हम देखेंगे कि एक देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रोमांटिक की ज़रूरत भी होती है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन डिड नॉट कम अबाउट द ओनली थ्रू war and territorial expansions, which means अगर किसी देश को आज़ाद कराना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उससे युद्ध करके या टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी उस देश की सीमा बढ़ा करके हम उसको उसको देश को आज़ाद करा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग अ आइडियल नेशन, आर्ट एंड पोट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। विच मीन्स ये कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी देश को आज़ाद कराना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके वार को से जीत सकते हैं या टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी उसके देश की सीमा करके हम उसको जीत सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जब तक लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं होगी तब तक वह देश क्या होगा, उस देश को जीत नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल द क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशंस, विच मीन्स कल्चर, जैसे कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हम अपने देश की सांस्कृतिक को देख करके समझ जाते हैं कि वी आर इंडियन। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के लोग कल्चर देख के समझ जाते हैं कि ये जो है ये इंडियन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नेशनलिज्म की भावना लाना है तो लोगों को रोमांटिक करना पड़ेगा। यह ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, हर पर्सन जो क्या एजुकेटेड हो। अगर उसके अंदर जो अनएजुकेटेड है, अगर उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना है तो वो कैसे हो सकता है? वो एक ही तरीका है, वह है रोमांटिक। अगर हम लोग रोमांटिक हो जाएंगे तो हम अपने देश को क्या कर सकते हैं? आज़ाद करा सकते हैं। जैसे कि आपने मेडवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जिसमें भारत का जो मेडवल हिस्ट्री उसमें आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग क्या करते थे, एक ऐसा संदेश देते थे कि जो लोग उससे क्या होते थे, प्रभावित होते थे। महात्मा गांधी जी के लोग पीछे क्यों चलते थे? क्योंकि वो एक ऐसा स्पीच देते थे कि लोग उससे क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल्चर प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल, इसके साथ ही वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा जो भी होती है वो रोमांटिसिज्म में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आप आगे समझेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि इस टॉपिक का जो नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, अगर हम रोमांटिक के आगे आई एजम लगा देते हैं तो वो एक आइडल हो जाता है। which means romanticisms, मतलब romanticism is a culture movement which has sought and developed a particular from the nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification, the reason and science, and focused instanced the emotions, the institution, and the mystical feelings. Their efforts that create a sense and the shared cultive heritage and the common culture past and the basis of the nations. सो स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्रीक इज़ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस ऑफ यूरोप। ग्रीक क्या? एक पालना है
अगर आपको यूरोप का इतिहास को समझना है, अगर आपको यूरोप के इतिहास को पढ़ना है, तो सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा? ग्रीस को। ये किसने पढ़ा था? एक्साइल पीपल ऑफ ग्रीस। इसके साथ ही साथ आप ये भी पढ़े थे कि व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकेगा तो पूरे यूरोप पे क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप समझ रहे रोमांटिसिज्म, मैंने आपको बताया कि रोमांटिसिज्म का मतलब होता है अगर उसके लास्ट में आईएसएम ऐड हो जाता है तो इसका मतलब होता है आदर्शवाद हो जाता है। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म द कल्चर मूवमेंट द सॉर्ट एंड दैट डेवलप द पर्टिकुलर फॉर द नेशनल सेंटिमेंट। यानी कि आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था कि जिसमें मैंने एक बार फिर से बताया कि ग्रीक इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस ऑफ यूरोप। अगर आपको यूरोप के इतिहास को समझना, सबसे पहले आपको किसको? यूरोप को। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीस के जो लोग होते थे वो बड़े बड़े फिलोसफर होते थे और उसी समय बहुत सारे इन्वेंशंस होते थे। तो कुछ लोग साइंस की तरफ थे और कुछ लोग माइस्टिकल फीलिंग्स, यानी कि कुछ लोग दार्शनिक थे। उनका जो दार्शनिक थे वो साइंस के ग्लोरिफिकेशंस को नहीं समझ पाते थे और जो साइंस के थे वो फिलोसफर के ग्लोरिफिकेशंस को नहीं समझ पाते थे। इन दोनों में क्या होता था? बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अब हर व्यक्ति तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर किसी को अट्रैक्ट करना होगा तो ये तो हो सकता है कि वी यूज शूट वर्नाकुलर लैंग्वेज। अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। तो जो ग्रीस के लोग जो थे वो साइंस सभी लोग तो नहीं जान सकते थे, तो वो क्या करते थे? अट्रैक्ट कैसे करते थे? अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज से। फिलोसफर का ये कहना था कि हर व्यक्ति साइंस को नहीं जान सकता। अगर उनके अंदर रोमांटिसिज्म पैदा करना है या उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना है तो हमें अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज कल्चर के थ्रू उससे हम लोग उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये पेंटिंग जो है द मैसेके एट कियोस, ये जो पेंटिंग है ये ग्रीस की है। इस पेंटिंग को जो बनाया था उनका नाम था यूजीन डेलक्रोइस 1824 में। ये पेंटर जो थे वो फ्रांस के थे जिनका नाम था डेलक्रोइस। was one of the most important French romantic and the painters and the huge painting, ये जो पेंटिंग थी काफ़ी बड़ी थी and it depicts an incident in the which 20,000 Greeks were the set Turkeys and the island of Chios। वहाँ पर एक आइलैंड थी जिसका नाम क्या था? कियोस। वहाँ पर ग्रीस लोगों के साथ क्या किया जा रही थी? प्रताड़ित किए जा रहे थे। ये लोग कौन कर रहे थे? वो तुर्कीस यानी कि ऑटोमन अम्पायर के लोग के थे। तो ये लोग ऑटोमन अम्पायर से काफ़ी क्षुब्ध हो चुके थे। तो लोगों ने क्या मांगी? नेशनलिज्म की भावना आई। तो एक ट्रीटी होती जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आप इसमें इमेज में ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि फोकसिंग द सफरिंग द वीमेन and the children and the using the vibrate the colors delicate the sort the appeal the emotion the and create the sympathy for the Greeks। इसमें ये दिखाया गया है कि इस इमेज को देखकर कि लोगों के अंदर क्या है कि एक नेशनलिज्म यानी कि रोमांटिक पैदा होगा और यही कारण बनता है वहाँ पे ट्रीटी होती है और ऑटोमन अम्पायर से क्या होता है? ग्रीस क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी के अंदर फीलिंग को पैदा करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति साइंस को जाने। कुछ लोग रोमांटिक यानी कि उनके अंदर जब दयालु की भावना आएगी, जैसे कि यूजिन डेलक्राइस ने ये जब ये पेंटिंग बनाई तो जो लोग अनएडुकेटेड थे जब वह ये पेंटिंग को देखते थे तो उनके अंदर एक क्या होती थी? रोमांटिक यानी कि रोमांटिसिज्म होती थी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसे आप आगे समझेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये हैं जर्मन फिलोसफर जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये मानते थे कि अगर किसी के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना है तो लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए? शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज। जैसे कि आप सिंस 1947 से पहले भारत में देखेंगे तो भारत एक कॉलोनियल गवर्नमेंट थी जिसे हम लोग ब्रिटिश राज बोलते थे। तो ब्रिटिशर्स की जो इंग्लिश थी, ओके, वो लोग क्या यूज़ करते थे? इंग्लिश। यानी कि यहाँ पे जो अनएडुकेटेड पर्सन थे वो भाषा को समझ नहीं पाते थे, इनके वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं आ पाती थी।
जब भारत में गांधी जी की एंट्री होती है तो वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों जाते थे। तो जब भारत के अंदर आंदोलन होना स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने यूज़ क्या किया, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा का यूज़ किया, यानी कि हिंदी भाषा का यूज़ किया, जिसके अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और यही भारत के अंदर क्रांति का कारण बनता है। जैसे कि जोहान गॉटफ्राइड हार्डर ने 1774 और 1830 में क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी द डिस्कवर अमंग द कॉमन पीपल। उन्होंने कहा कि अगर जर्मन की इतिहास को जानना है तो उनके कॉमन पीपल को जानना पड़ेगा। ऐसा क्यों उन्होंने कहा, इसे आप ध्यान से समझिए। अगर आपको भारत का इतिहास अगर ब्रिटिशर्स के को समझना है तो हम सभी राजा महाराजा के बारे में नहीं पढ़ सकते ना, हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ के लोग के बारे में पढ़ेंगे तभी ना हम जान पाएंगे कि वहाँ के राजा उन लोग के साथ कैसा व्यवहार करता था। उसी तरह जोहान गॉटफ्राइड का कहना है कि अगर आपको जर्मन का इतिहास को जानना है तो आपको कॉमन पीपल यानी कि थर्ड स्टेट को आपको जानना पड़ेगा। और जो थर्ड स्टेट थे तो उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन पीपल, जिसे जर्मन भाषा में दास वोक बोलते थे। It was through the folk song and the folk poetry and the folk dance and through the spirit of the nation was popularized। यानी कि वहाँ के कॉमन कल्चर, वहाँ की कॉमन संस्कृति, उसके साथ ही साथ वहाँ के जो कॉमन कवि जो हैं पोट्री, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जर्मन के लोग किस टाइप के हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग वॉलस्टिक्स बोलते थे। ओके, सो द कलेक्टिंग द रिकॉर्ड दिस फ्रॉम द फोक कल्चर इंशियल द प्रोजेक्ट द नेशंस बिल्डिंग। वरना उन्होंने कहा कि अगर हम लोग जो वहाँ के जो कॉमन कल्चर है, वहाँ के लोग को जब हम जानेंगे तब वहाँ के इतिहास को भी हम लोग जान सकते हैं, वहाँ का इतिहास क्या रहा है। They emphasized on the vernacular language that collect the local folklore was not just a recover the Asian national spirit but also the carry the modern nationalist message the large audience who were the mostly illiterate। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि जब महात्मा गांधी जी भारत के अंदर एंटर किए, जब वो प्रवेश किए थे तो उस समय भारत के अधिकांश लोग जो थे वो अनएडुकेटेड थे। वो भारत की लैंग्वेज को जानते थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करते थे, अपनी कॉमन कल्चर और लैंग्वेज को शेयर नहीं कर पाते थे, जिनकी वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जोहान गॉटफ्राइड हार्डर का कहना भी यही है कि अगर किसी देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना है तो शुड वी यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा का यूज करना पड़ेगा। अगर किसी के अंदर हमको नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना है तो हम अपनी मातृभाषा से उसको अंदर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह जोहान गॉटफ्राइडर का कहना है कि अगर किसी के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज। क्योंकि अगर हम किसी अशिक्षित यानी कि अनएडुकेटेड पर्सन को समझा रहे हैं तो वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, वो हमारी बात को इंग्लिश में नहीं समझ सकता। तो हम अपनी मातृभाषा से उसके अंदर पैदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पेंटिंग दिखाया था जिसे द मैसेके एट कियोस, उस पेंटिंग को दिखाने का मकसद ये था यूजिन डेलोक्रेस के जो अनएडुकेटेड पर्सन थे वो इस पेंटिंग के माध्यम से उनके अंदर रिवोल्यूशंस पैदा हो यानी कि नेशनलिज्म की भावना पैदा हो, क्योंकि उस समय कुछ लोग अनएडुकेटेड थे। अगर वो शिक्षित होते तो किसी के साथ प्रताड़ित नहीं करते यानी प्रताड़ना नहीं करते। सो स्टूडेंट, जैसे कि आज आपने इस वीडियो में पढ़ा कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करें। आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोलैंड के अंदर कैसे पोलिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया, रशिया, ये पार्ट है जो ये इसी का पार्ट है, विच मीन्स ये रोमांटिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये भी देखेंगे कि केरल कोपेंसी कौन थे, लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।